हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 59 है। इससे पहले 58 प्रैक्टिस सेट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने सभी प्रैक्टिस सेट देख लिए होंगे। अगर आपने सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। डीएसएसबी का जनरल पेपर में आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपका टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, सब में ही आपका जनरल पेपर पूछा जाता है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो उसमें आपके 20-20 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस सेट में हमने यहाँ पर सिर्फ 50 क्वेश्चंस लिए हैं और हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिए हैं, जिससे कि ये पाँचों जो सब्जेक्ट हैं आपके रिवाइज़ भी होते रहें और यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा ना लगे। ये जो पेपर है आपका, ये आपके मतलब इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होंगे वो डीएसएसबी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का जो पेपर हुआ था आपका 14 मार्च 2026 को, ठीक है? 2026 को, यानी 2 महीने पहले ही जो पेपर हुआ है, तो उसी का पेपर हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उसी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस को हमने आज यहाँ पर रखा है और 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में लेकर आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना है अब, क्योंकि 2026 के जो एग्ज़ाम थे उनकी आंसर की आनी स्टार्ट हो गई है, तो हमारे पास पेपर भी आने स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए अब 2026 वाले ही एग्ज़ाम हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, ऑप्शन पर नजर डालनी है। अब देखिए, पहले ऑप्शन में देखें तो पहला जो वर्ड है वो सब में एन है, तो इसका मतलब है कि हमें पहला वाला निकालना ही है नहीं है, क्योंकि देखिए डीएसएसबी के एग्जाम में टाइम आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने टाइम का मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया या क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो आप लास्ट वाले सेक्शन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अब देखिए, अगर आप बिना ऑप्शन देके ही डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं और आप जेड से डब्ल्यू जाते, डब्ल्यू से टी, टी से क्यू और क्यू से फिर आपका एन पर आते, तो ठीक है, लेकिन सब में एन दिया हुआ है तो फिर आपको ये एन निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको फर्स्ट वाला छोड़ देना था और बाकी जो आपके अलग हैं उनको आपको देखना था। सेकंड वाला अगर हम देखें तो टी होता है 20, क्यू होता है 17, ये होता है एन होता है 14, के होता है आपका 11। तो आगे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर कितना गैप है आपको, यहाँ पर -3 हुआ, यहाँ पर -3, यहाँ पर -3, तो यहाँ पर भी -3 होगा, यानी कि आपका 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 नंबर पर आपका होता है एच, तो जिसमें एच होगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए, इसमें एच नहीं है, ये नहीं हो सकता, और इसमें एच नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब बस हमें ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड देखना है, तो वो हमारा जो थर्ड वाला यहाँ पर लेटर है उससे क्लियर हो जाएगा। ओ से आया एल, एल से आया आई, आई से एफ। ओ होता है 15, एल होता है 12, आई होता है 9, एफ होता है 6। तो 6 में से हम यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगा। तो जिसमें भी आपका सी है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, 7 पीपल ए, बी, जी, के, क्यू, एस एंड एक्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट। अच्छा, यहाँ पर देखिए 7 पीपल्स हैं, तो इनको हम बिठाने की कोशिश करते हैं कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सारे के सारे नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ऊपर आपका नॉर्थ है। अब देखना है कि कौन किसके पास बैठा है। जो जो कंडीशन दी है बस उन्हीं को हम पढ़ते हुए चलेंगे और आंसर अपना यहाँ पर निकालेंगे। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, तो क्यू आपका यहाँ पर बैठा होगा, इसके राइट में 3 लोग बैठे हैं। उसके बाद अगला है, उसने ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन के एंड एक्स। के एंड एक्स के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, के और एक्स, तो इसमें यहाँ पर हमारी कई कंडीशंस बन जाएंगी, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। नीदर ऑफ होम सिट ऑन द लेफ्ट एंड। अच्छा, ना ही तो के आपका, अच्छा, इसने देखो क्या बोला है, इसने कहा है कि के और एक्स के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। के और एक्स के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है, जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि इस प्लेस को हमें छोड़ देना है। जब हम इस प्लेस को छोड़ देंगे तो देखिए हमारे पास कितने प्लेस, 6 प्लेस बचे हैं। 6 प्लेस में से हमारे पास किस किस के बीच की बात हो रही है? बात हो रही है हमारी के और एक्स के बीच। या तो आपका के यहाँ पर होगा, ठीक है, देखिए ये आपका एक्स नहीं है, ये हमने बताया कि यहाँ पर कोई नहीं बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, कोई भी नहीं बैठा है। या तो के आपका यहाँ होगा और एक्स यहाँ पर होगा। अब देखिए इनके बीच में 4 लोग आ गए हैं। अब या तो फिर आपका के यहाँ पर होगा और एक्स यहाँ पर होगा। तो यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं। आगे जैसे ही हम चलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी को हमें यहाँ पर लेकर चलना है। नीदर ऑफ देम सिट ऑन द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड पर नहीं है इनमें से कोई भी। ए सिट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ जी। ए जो है वो, ए जो बैठा है वो आपका लेफ्ट ऑफ जी बैठा हुआ है,
यानी कि जी आपका यहाँ होगा और ए इसके बराबर में होगा, यानी ए जी की हमें पोजीशन यहाँ पर सेट करनी है। देखिए 2 पोजीशन आपकी सिर्फ यहीं पर खाली है, तो ये दोनों यहीं पर बैठ सकते हैं। तो हमने ए को यहाँ बिठा दिया और जी को यहाँ पर बिठा दिया है। उसके बाद करते हैं बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी और एक्स के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी को हम कहाँ बिठाएँगे? तो बी को हम देखिए कहाँ पर बिठा सकते हैं? बी और एक्स के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो एक्स को अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है? एक्स को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 3 लोग आ गए तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम एक्स को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है? तो एक्स को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो 3 लोग बीच में छोड़ने के बाद हमें बी यहाँ पर बैठाना होगा। लेकिन बी हम यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमने जी को बिठा दिया, और जी को क्यों बिठाया? क्योंकि ए और जी एक साथ बैठे हुए थे और यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही पोजीशन ऐसी एक साथ, मतलब लगातार 2 पोजीशन खाली थी जहाँ पर ए जी बैठ सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कंडीशन है वो कौन-सी वाली यहाँ पर फॉलो होगी? जो ऊपर वाली है, यानी कि एक्स जो होगा वो आपका राइट साइड में ही होगा और यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा? जो एक बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। तो ए बी जी के क्यू एस, एस बचा हुआ है, एस आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो सारे लोग अब यहाँ पर बैठ चुके हैं। इसने पूछा कि ए के ठीक दाएँ कौन बैठा है? तो ए के ठीक दाएँ, देखिए ये तो हमें यहीं से पता चल गया था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया हुआ है, तो अगर आप इसको देखिए, अगर आप इसको यहाँ पर क्या है, पूरा भी सॉल्व ना करते और क्वेश्चन को पहले ही आपने पूरा पढ़ लिया होता, तो आपका यहाँ पर कितना टाइम यहाँ पर सेव हो जाता। इसने पूछा है क्या कि ए के राइट में कौन बैठा हुआ है? हू इज सिट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए, और इसने पहले ही कह दिया था, क्या कह दिया था? ये देखिए ए जी के ठीक दाएँ बैठा हुआ है। अच्छा, ए जी के ठीक दाएँ बैठा हुआ है, इसका मतलब ए जी के ठीक दाएँ बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हमने गलत लिया है। ए जी के ठीक दाएँ बैठा हुआ है, तो जी आपका इधर होगा, ए आपका यहाँ पर होगा। तो जी और ए ये आ जाएगा, ठीक है? ये थोड़ी-सी मिस्टेक हुई है, इसको आप सही कर लेंगे। क्या? ए जी के ठीक दाएँ बैठा हुआ है, तो ये आपकी जो है पोज़ीशन यहाँ पर करेक्ट हो गई है। अब इसने पूछा है कि ए के ठीक दाएँ कौन बैठा है? तो एक्स बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बताना है कि 3 एक से हैं और चौथा जो है अलग है, वो आपका कौन-सा यहाँ पर अलग है। तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों में ही देख लेते हैं कितने का गैप है। एच से आया बी, एच होता है 8, बी होता है 2, टी होता है 20 और एन होता है आपका 14, के होता है आपका 11, ई होता है 5, ओ होता है आपका 15 और आई होता है 9। देखना है गैप कितना है, 2 और 6 8, 14 6 20, 5 और 6 11 और 9 और 6 15। तो यहाँ से हमें पता भी नहीं चला है, तो अब हम अगला वाला देखते हैं। एफ होता है 6, जे होता है 10, तो 6 और 4 10, क्यू होता है 17, ठीक है, और वी होता है 22, तो 7 4 11। तो देखिए यहाँ पर 21 आना चाहिए था एक्चुअल में, अगर यहाँ पर +4 हो रहा है तो। एक बार एक और देख लेते हैं हम, तो एच है, एच आपका 8 होता है, एम आपका 13 होता है, तो यहाँ पर कितना है 8 5 13, तो +5 हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी +5 है, इसका मतलब ये वाला हमारा अलग है, यहाँ पर +4 हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो एल हमारा 12 होता है, क्यू हमारा 17 होता है, तो यहाँ पे +5 है, इसका मतलब पहला वाला ही आपका क्या है, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में 7 बॉक्सेस हैं जो कि आपके एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में रखे हुए हों। आपको बताना है क्या कि डी और आर के बीच में कौन, यहाँ पर कितने बॉक्स हैं, डी और आर के बीच में कितने बॉक्सेस हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले कितने 7 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कौन कहाँ पर है रखा हुआ है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एस इज़ केप्ट अबव ओ, एस जो है वो ओ के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ओनली एच इज़ केप्ट बिटवीन ओ एंड यू, ओ और यू के बीच में, ओ और यू के बीच में एच रखा हुआ है, तो एच आपका यहाँ होगा, यू आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर यहाँ हम रख नहीं सकते, यहाँ हमने एस को रख दिया है। उसके बाद ये कहता है आर इज केप्ट बिलो एल, आर जो है वो एल के नीचे है, आर जो है वो एल के नीचे है, आर इज बिलो एल, आर जो है वो एल के नीचे है। डी और आर के बीच में बताइए कितने बॉक्स यहाँ पर रखे गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले इसने बोला है कि एस ओनली एस इज केप्ट अबव ओ, सिर्फ अच्छा ओ से ऊपर केवल एस रखा हुआ है, तो एस आपका सबसे ऊपर हो जाएगा, ओ आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसने क्या कहा था, इसने कहा कि इसने ये कहा था कि एक मिनट, ओनली एच इज़ केप्ट बिटवीन ओ एंड यू, ओ और यू के बीच में केवल आपका एच रखा हुआ है, केवल आपका एच रखा हुआ है। उसके बाद इसने कहा है कि आर जो है वो एल के नीचे है, आर क्या है, आर के नीचे केवल आर रखा है, आर के नीचे एल के नीचे केवल आर रखा है, तो एल के नीचे केवल आर रखा है, इसके नीचे और कोई नहीं हो सकता, जो बचा हुआ है वो आपका यहाँ आ जाएगा। तो कौन सा आपका बचा हुआ है, एस हो गया, ओ हो गया, एच यू,
ठीक है, एल आ गया, आर आ गया। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, डी और आर के बीच में कितने बक्से हैं। तो डी आपका डी बचा है, तो डी ही आपका यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ पर है, तो एक बक्सा भी बीच में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड 2 एंड 8 आर इंटरचेंज। इसने कहा कि प्लस और माइनस को चेंज करना है और आपका 2 और 8 को यहाँ पर इंटरचेंज करना है। तो 10 प्लस की जगह -4 आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस, 8 की जगह 2 और 2 की जगह 8। उसके बाद प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह -6 और माइनस की जगह प्लस, ये आपका आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 दूनी 16, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 के 6 प्लस 16 माइनस 6 प्लस 3, तो 10 आ जाएगा, 10 और 9 19। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। सेलेक्ट द पेयर विच फॉलोज द सेम पैटर्न एज गिवन। जैसा पैटर्न इनमें दिया है उनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें सेम पैटर्न आपका दिया हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं कि इसमें हमारा पैटर्न क्या है। देखिए क्यू से आया एन, क्यू होता है आपका 17, एन होता है 14। उसके बाद जे से आया जी, जे होता है 10, जी होता है 7। तो यहाँ पर भी -3 यानी कि -3 हो रहा है। देखिए डी से आया ए, यहाँ भी -3, 15 से आया 12, यहाँ भी -3, क्यू से एन आया, यहाँ भी -3 हो रहा है। तो हमें -3 वाला पेयर जो है देखना है। तो यहाँ पर सी देखिए, सी से -3 करेंगे, ए नहीं आएगा, तो ये आपका पहला गलत हो गया। एस होता है आपका 19, ओ होता है 15, तो 19 से 15 आया यानी कि -4 हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। एस से आया पी, तो एस 19 होता है, पी आपका कितना होता है, पी आपका 16 होता है, तो यहाँ पर -3 हो रहा है। अब यहाँ पर ई है, ई आपका 5 होता है, सी आपका 3 होता है, यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। इसमें भी आपको बताना है कि जो पैटर्न इनमें फॉलो है वो इनमें से किस में यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। 45 से आया आपका कितना 136, 72 से आया 217। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो 45 तिया, अगर हम 45 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 135 होता है। 45 तिया 135 होता है, और यहाँ पर +1 ऐड किया है तो 136 ये आपका हो गया। इसमें अगर हम देखें तो 72 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 216 आ जाएगा, और यहाँ पर भी +1 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले वाले में हमें मल्टीप्लाई 3 करना है और +1 कर देना है। तो जो भी आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए 5 तिया 15। अब देखिए यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करते हैं। 5 तिया 15, तो यूनिट डिजिट 5 आएगी, 5 + 1 6 होना चाहिए था, इसमें नहीं है। अब देखिए 7 तिया 21, 1 और 1 2 होना चाहिए था, इसमें यूनिट डिजिट नहीं है। 8 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, यूनिट डिजिट 4 + 1 5 आनी चाहिए थी, इसमें नहीं है। तो देखिए 3 ऑप्शन हमारे बिना कैलकुलेशन के यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट से ही हमने एलिमिनेट कर दिए। चौथा ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं 1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और +1 4 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो 274 91 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंट को ये लिखा जाता है और टैप्स को ये लिखा जाता है। तो बताइए एस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, PANT, पेंट को क्या लिखा जाता है 4371, और उसके बाद TAPS को क्या लिखा जाता है, TAPS को लिखा जाता है आपका 8417। तो पी से पी खत्म हुआ, एस से पी से पी खत्म हुआ, ए से ए खत्म हो गया। उसके बाद इसमें यहाँ पर कॉमन है टी, टी से टी हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। 4 से 4, 7 से 7 और 1 से 1। अब यहाँ पर एन बचा है और यहाँ पर 3 बचा है, तो एन का कोड हमारा 3 हो गया। यहाँ पर एस बचा है और 8 बचा है, तो एस का कोड आपका 8 हो गया। एस का ही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। हाउ मेनी सच वोवल्स, वोवल्स ऐसे बताने हैं आर देयर इन द सीरीज दिस, ये सीरीज हमें दी हुई है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट, यानी इससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट, और बाद में भी एक कॉन्सोनेंट हो। तो ऐसा हमें कॉम्बिनेशन देखना है जहाँ पर कॉन्सोनेंट हो, फिर वोवल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए सी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ आपका वोवल है, और एम आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो एक पेयर तो हमें यहाँ पर मिल गया ऐसा। अब हम यहाँ पर वोवल देखते हैं। आई आपका ये रहा, आई यहाँ पर वोवल है, पहले कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट, तो हमें दूसरा पेयर मिल गया। अब और देखते हैं, और देखिए ए ये रहा आपका, ए से पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है, उसके बाद टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, 3 हमको मिल गया। ओ अगर देखें तो ओ से पहले टी है, उसके बाद में वी है, तो 4th हमको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद अगर हम ई को देखें तो ई से पहले क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, ई के बाद भी कॉन्सोनेंट है, तो 5 हमें यहाँ पर ऐसे पेयर मिल गए हैं, मतलब ऐसे वोवल मिल चुके हैं जिनसे पहले आपका कॉन्सोनेंट है और जिनके बाद भी कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इस रीजनिंग का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होगा। हाउ मेनी सच वोवल्स, यहाँ पर भी वोवल बताने हैं जिनसे पहले एक वोवल आता है एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई ए कॉन्सोनेंट, यानी कि 2 वोवल एक साथ हमें देखने हैं और एक कॉन्सोनेंट। तो हम यहाँ पर देखें, अगर इसको देखें तो पहला वाला देखिए डबल ए के, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 वोवल के बाद एक कॉन्सोनेंट आपका यहाँ पर आ रहा है।
उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए एक ही कॉन्सोनेंट, एक ही वोवेल है, तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे। उसके बाद आता है एन, ओ और आई के बाद आपका एन आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमें एक कॉम्बिनेशन मिल चुका है। तो दो तो अभी तक हमें मिल चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर हम यू देखें तो यू के पहले आपका वोवेल नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे। उसके बाद कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जहाँ पर दो वोवेल आपके लगातार दिख रहे हों, तो दो ही ऐसे होंगे आपके, एक हो जाएगा आपका ए के और दूसरा हो जाएगा आपका ओ आई एन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका जनरल अवेयरनेस का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन वही हैं जो कि आपके जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन वाला क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ था अभी आपका मार्च में, उसके क्वेश्चंस ये आपके यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इजी क्वेश्चन। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए डेफिनिट रेशो। एक डेफिनिट रेशो में मिलने के बाद क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, एलॉय बनता है, एलिमेंट बनता है, एक कंपाउंड बनता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लें हाइड्रोजन के हमने 2 कंपाउंड लिए और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के हमने हाइड्रोजन को हमने डबल लिया ऑक्सीजन से, और जब इनको मिलाया आपस में तो क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है जिसे H2O यानी कि पानी कहते हैं। ठीक है, जिसे H2O कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो इसको हम डेफिनेट रेशो में लेंगे तभी ये पानी बनेगा। हम यहाँ पर सिंगल नहीं बना सकते इसको, या हम यहाँ पर H3O नहीं कह सकते हैं इसको, तो फिर ये आपका कंपाउंड नहीं बनेगा। फिर उसको हम मिक्सचर कह सकते हैं, कंपाउंड नहीं कह सकते। कंपाउंड तभी बनेगा जब उसको एक डेफिनेट रेशो में यहाँ पर ऐड किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज अवार्डेड यूनेस्को किंग सिजोंग लिटरेसी प्राइज फॉर इट्स इनोवेटिव लैंग्वेज एजुकेशन प्रोग्राम। 2025 में निम्नलिखित में से किस देश को उसके अभिनव भाषा शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केन्या, थाईलैंड, तुर्की या फिर ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड की क्या है, एक एजेंसी है जिसका नाम है NSTDA। ठीक है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एजेंसी। ठीक है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एजेंसी। इसको मिला है कि क्यों, इसने क्या एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था ब्रिजिंग लिटरेसी गैप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, यानी जो डिसेबल बच्चे थे उनके लिए, उनको लिटरेट करने के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम चलाया था, उस गैप को फिल करने के लिए। तो इसके लिए ने क्या है, ये इस अवार्ड से यहाँ पर नवाजा गया था। अवार्ड का नाम क्या है आपका, यूनेस्को किंग सजोंग साक्षरता पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है कि बायोस्पेक्ट्रम एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था। At the Biospectrum Excellence Award 2025, which aspect of India's biotech sector was highlighted by Union MOS Dr. जितेंद्र सिंह। ठीक है, R&D फंडिंग में कमी, इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप एंड इनोवेशन, डिक्लाइन ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर या फिर एक्सक्लूसिविटी इन फॉरेन बायोटेक पार्टनरशिप, विदेशी बायोटेक साझेदारी में विशेषता। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज, भारत का वैश्विक नेतृत्व एवं नवाचार क्षमताएं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Which of the following language did the 2024 Linguistic Expert Committee recommended as fulfilling the revised criteria for classical language status? 2024 भाषाई विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के दर्जे के संशोधित मानदंडों को पूरा करने के अनुरूप अनुशंसित किया। ठीक है, तो आप देखिए ये जो आपका शास्त्रीय भाषा यानी कि आपकी क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड हमने कई प्रैक्टिस सेट में आपको पूरी जानकारी दी है कि सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, फिर कितनी हुई और आज यहाँ पर कितनी है। तो इसका आंसर आपको देखना है कि आज टोटल यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 2024 में कुछ भाषाओं को यहाँ पर शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। वो आपकी यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो आती है आपकी मराठी। मतलब 5 भाषाओं को यहाँ पर क्या है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, जिसमें आपकी मराठी के बाद आपकी मराठी के अलावा पाली है, प्राकृत है, ठीक है, उसके अलावा असमिया है और आपकी क्या है बंगाली है। ठीक है, बंगाली। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा यहाँ पर दिया गया था 2024 में। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर द 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 विच स्पेशल स्टेटस वाज ग्रांट टू सिक्किम। 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम को कौन सा दर्जा यहाँ पर दिया गया था? एसोसिएट स्टेट, यूनियन टेरिटरी, फुल फ्लेज स्टेट या फिर इंडिपेंडेंट प्रोटेक्टरेट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1974 में जो 35वां संविधान संशोधन था उसमें सिक्किम को एक सहयोगी राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। और अगले साल का मतलब 1975 में आपके 36वें अमेंडमेंट एक्ट में 36th अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम को यहाँ पर एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। 1974 में जो आपका 35वां संविधान संशोधन था उसमें इसको एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया और अगले ही साल 1975 में 36वें संविधान संशोधन में असम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और उस समय कौन सा राज्य बना था? तो 22वां पूर्ण राज्य बना था। ये कौन सा? 22nd कंप्लीट स्टेट यहाँ पर ये बन गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। विच कंट्रीज कमर्शियल सैटेलाइट डिड इसरो लॉन्च इन December 2025 यूजिंग द LVM-3M6 व्हीकल थ्रू द ब्लू ब्लॉक 2 मिशन। इसरो ने दिसंबर 2025 में ब्लूबर्ड ब्लॉक मिशन 2 के माध्यम से LVM-3M6 वाहन का उपयोग करके किस देश का वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया था? तो यहाँ पर आपको आ जाएगा यूएस, रशिया, जापान या फिर फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। ड्यूरिंग दी 2 दिसंबर 2025 वर्कशॉप विच ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म्ड दी पारसी कम्युनिटी अबाउट लोन फॉर स्मॉल बिजनेस। 2 दिसंबर 2025 की कार्यशाला के दौरान किस संगठन ने पारसी समुदाय को छोटे व्यवसायों के लिए ऋण के बारे में सूचित किया? वित्त मंत्रालय ने, रिजर्व बैंक मोमा ने, स्टेट बैंक LIC ने या फिर NMDFC मोमा ने। तो यहाँ पर जो है पारसी समुदाय के लिए छोटे व्यवसायों के लिए ऋण के बारे में जो सूचित किया था वो कौन थे आपके? वो थे आपके NMDFC और मोमा। ठीक है, NMDFC और मोमा, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और मोमा की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। इनकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। विच बुक वॉन दी 2025 नेशनल बुक अवार्ड इन नॉन फिक्शन कैटेगरी। ठीक है, देखिए कैटेगरी नॉन फिक्शन भी होती है और फिक्शन भी होती है। फिक्शन का मतलब होता है जो आप मतलब जो विचारों में ही चीज़ों को लिखते हैं, मतलब जो सच्ची घटना नहीं होती हैं, बस हाइपोथेटिकली होती हैं, उनको कहा जाता है फिक्शन। और नॉन फिक्शन मतलब जो आपकी नॉन फिक्शन होती है आपकी जो गैर काल्पनिक होती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। तो कौन सी थी आपकी? वो थी आपकी वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस बाय ओमर अल अक्काद। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और GS का लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। द डायमेंशन T रिप्रेजेंट विच फिजिकल क्वांटिटी। सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो T आपका क्या? टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें मास की तो मास को कौन रिप्रेजेंट करता है? M रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें लेंथ की तो लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को आपका L रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस GS के कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर जो है आपका मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस देखने हैं। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अ मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and B can complete it in 20 days. If they work on it together for 2 days, what fraction of the total work will still be left? ये कहता है कि A किसी काम को 12 दिन में करता है और B उसको 20 दिन में कर लेता है। तो टोटल काम, हमारा पहला काम होता है कि हम टोटल काम निकालें। टोटल काम कितना यूनिट है वो निकालते हैं हम दोनों के LCM से। दोनों का LCM यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और 20 चौके 20 3 60 सॉरी। इसका मतलब ये हुआ कि A की जो एक दिन की एफिशिएंसी है काम करने की वो आपकी 5 है और B की जो एक दिन की एफिशिएंसी वो आपकी यहाँ पर 3 है। अब ये कह रहा है कि उन्होंने इफ़ दे वर्क ऑन इट 2 days, दोनों ने 2 दिन तक काम करा। तो 2 दिन दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में 8 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, 8 यूनिट दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया तो उन्होंने 16 यूनिट यहाँ पर काम कर लिया था। उसके बाद तो कुल कार्य का कितना भाग अभी भी बचा रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया कि 16 यूनिट यहाँ पर काम जो है हो गया।
तो 60 में से हम 16 को हटा देंगे, तो 60 में से 16 को हटाएंगे कितना आएगा आपका यहाँ पर 44 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि कितना यूनिट काम जो है आपका बचा हुआ, तो टोटल काम कितना था 60 था, बचा कितना 44। तो बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 से काट सकते हैं 11 और ये आपका 15 बार, तो 11/15 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछता है कि कितना काम हुआ, अब हम क्या करते हैं कि जितना काम हो चुका है, जैसे 16 यूनिट काम हुआ, टोटल काम है 60, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देते और आंसर हमारा क्या आ जाता, आंसर हमारा यहाँ पर 4 चौक 16 और 15 चौके 60, 4/15 करेक्ट हो जाता। या फिर इसमें से हम टोटल 1 मान लेते, टोटल वर्क को 1 - 11/15 करते, तब भी आपको क्या है 4/15 यहाँ पर आ जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका फर्स्ट कंप्लीट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अ होलो cylindrical object has an inner radius 4 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बात हो रही है खोखली बेलनाकार वस्तु की। तो खोखली बेलनाकार वस्तु, तो पूछा क्या है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में आप सभी जानते हैं, कई पेपर में हमने आपको करा दिया है। तो बेलनाकार खोखली वस्तु की यहाँ पर बात हो रही है, इनर रेडियस दी हुई है, इनर रेडियस को हम क्या मानते हैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी दी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो आउटर रेडियस को उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, वो आपकी 6 दी हुई है। हाइट आपकी यहाँ पर 10 है, तो हम यहाँ पर क्या है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू आपका होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस ऊपर का और नीचे का क्या आपका जो एरिया ऑफ बेसिस होते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर के बेस आपके कैसे होते हैं आप सभी जानते हैं, तो वो होते हैं आपके ये सर्कुलर बेस होता है उसका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 2 पाई, सब में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई हमने कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस RH। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया RH और प्लस आपका कैपिटल RH। ठीक है, इसको अब बस क्या है आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और आंसर हमें यहाँ पर निकाल लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 2 पाई, पाई की वैल्यू आप यहाँ पर क्या रखेंगे, तो देखिए पाई में ही आंसर दिया है तो पाई की वैल्यू आपको रखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो पाई को आप ऐसे ही रहने दें। अब देखिए कैपिटल R कितना दिया हुआ है 2 पाई है, तो कैपिटल आपका R जो दे रखा है वो 6 दिया है, तो 36 आ जाएगा, माइनस स्मॉल r आपका 4 दिया है तो 16 आ गया, प्लस r इंटू एच। ठीक है, स्मॉल r कितना है, स्मॉल r आपका 4 है, h आपका 10 है, तो ये आपका 40 हो गया, प्लस 40 और प्लस आपका 60। तो बस अब इसको हमें यहाँ पर क्या है 36 में से 16 गए तो 20 बचेगा, 20 और 40 60 और 60 और 60 120, 120 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 पाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। अ सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, स्फीयर है, मेल्टेड एंड रीशेप्ड इनटू अ कोन, एक कोन में इसको बदला जाता है, ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस जो कोन की रेडियस है वो आपकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो कोन की हाइट इसने यहाँ पर पूछी है। देखिए कैसे करेंगे, जब भी किसी भी शेप को दूसरी शेप में बदला जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहता है, तो हम इसी से क्या करेंगे यहाँ पर पहले इन दोनों के वॉल्यूम को बराबर रख लेंगे, तो जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो हमारे सामने आ जाएगी। सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है स्फेयर, तो स्फेयर का तो हम फॉर्मूला जानते हैं वॉल्यूम का, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, और ये किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा जो हमने एक शंकु बनाया, यानी कि जो कोन बना है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी रेडियस हमें दे रखी है, इसकी भी रेडियस हमें दे रखी है, यानी कि ये आपका किसका है, ये आपका स्फेयर है और ये आपका कोन है। तो स्फेयर की रेडियस हमें दे रखी है 6 और कोन की रेडियस हमें दे रखी है 8। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्योंकि दोनों बराबर हैं तो पाई से हम पाई को काट सकते हैं, 3 से हम 3 को भी काट सकते हैं। अब हमारे पास बचा 4 इंटू आर, तो आर इसकी कितनी है 6 है, तो 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर आर दे रखा है 8, तो 8 इंटू 8 और हाइट हमें निकालनी है कोन की। ठीक है, तो अब देखिए 4 से इसको हमने 2 बार काट दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे पास 2 से 3 बार कटा। अब यहाँ पर ये 8 बचा तो 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, फिर इसको 2 से 2 बार
और इसको 2 से 3 बार। तो हमारे पास क्या बचा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27 और ये 2h के साथ बचा है तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू h। तो हाइट हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी 27/2 यानी कि 13.5 सेंटीमीटर जो है वो हमारी यहाँ पर हाइट आ जाएगी कोन की। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। Mahesh deposited a certain sum of money at a rate of 20% per annum interest compounded annually. At the end of 2 years, Mahesh received the total amount of 81,468. What was the sum deposited by the Mahesh? यानी कि हमें बताना क्या है, हमें आपका प्रिंसिपल बताना है और यहाँ पर हमें अमाउंट दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। मान लीजिए अमाउंट हमारा क्या था x था, ठीक है, और एक पहली साल कितना बढ़ा 20% बढ़ा। 20% का मतलब कितना है 100 में हम 20 ऐड करेंगे तो 120/100 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो हम इसको काट के 12/10 लिख सकते हैं, तो 12/10 लिख लिया। फिर दूसरे साल भी इतना ही बढ़ेगा तो दूसरे साल भी 12/10। लेकिन उसको मिले कितने रुपए, जो उसको अमाउंट मिला वो मिला 81,468 रुपये, ठीक है। 81,468 रुपये मिले। तो अब इसको जब हम यहाँ पर काटेंगे तो देखिए ये कहीं ना कहीं 12 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, नहीं भी कटेगा तो ये 0 इसको मैनेज कर देगा। तो 12 से अगर हम काटते हैं तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ठीक है, तो 6 बार कटा, ठीक है। उसके बाद 12 सत्ते 84, फिर 12 अट्ठे 96 और ये आ जाएगा आपका 12 निम्मा 108, 108 बचा, 12 निम्मा 108। अब हम फिर से इसको इस वाले 12 से काटते हैं तो 12 पंजे 60, 78 बचा, 12 छिंग 72, ठीक है, 12 छिंग 72। तो यहाँ पर फिर से क्या बचेगा 6 और 9 बचेगा तो 12 पंजे 60। अब यहाँ पर 90 बचा तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 60 बचा और 12 पंजे 60। तो आपका ये आ गया, ठीक है। एक्स हमारा क्या आ गया 565.75 इंटू 10 10 100 आ जाएगा। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्रिंसिपल हमारा क्या आ जाएगा 56575, 56575। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेश ने जो राशि जमा की थी, जो सम था वो कितना था, वो 56,575 रुपये था। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक। सेम डायरेक्शन में जा रही है पैरेलल ट्रैक पर। लेंथ ऑफ ए ट्रेन ए, मान लीजिए ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। ट्रेन ए इज़ 150, इसकी जो लेंथ है वो 150 है और ये 60 kmph से जा रही है, और दूसरी जो है वो आपकी 200 मीटर की है और ये किस स्पीड से जा रही है 40 kmph से जा रही है। 40, ये आपकी 60 kmph, ये आपकी 40 kmph। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू ओवरटेक ट्रेन बी। ये बताना है कि ये जो ट्रेन है ये इसको कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं इसकी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो हमारी सेम डायरेक्शन में जब 2 ट्रेनें चलती हैं तो स्पीड आपकी सबट्रैक्ट हो जाती है। ये 60 किलोमीटर है, आपकी 40 है, तो स्पीड जो आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और डिस्टेंस आपकी कितनी है तो 150 मीटर ये और 200 मीटर ये, तो टोटल आ जाएगी 350 मीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम करेंगे तो टाइम हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका 20 बचा है, लेकिन ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें इसको क्या करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो आपकी मीटर में है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से 0 आपकी यहाँ पर कट जाती है। उसके बाद ये आपका क्या बचा, उसके बाद देखिए 2 से ये 9 बार और ये 5 से आपका 7 बार, तो 9 सत्ते 63, 63 सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। यानी कि ट्रेन ए जो है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, वो जो ट्रेन बी है उसको 63 सेकंड्स में ओवरटेक कर देगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। व्हाट सम विल अमाउंट टू 7,560 इन 5 ईयर्स एट 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या अमाउंट होगा जो 5 साल में 5% पर एनम की सिंपल इंटरेस्ट से इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें देखिए दे क्या रखा है, इसने अमाउंट दिया है हमें 7,560। ये ब्याज मिलने के बाद है, कितना ब्याज मिला 5 साल में 5 पूरे 25% ब्याज मिला। तो टोटल वैल्यू 100 होती है, लेकिन ये कितने की वैल्यू है 125 की वैल्यू है, हमें निकालनी है 100 की, ठीक है। तो इसको हम काट लेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। हम यहाँ पर 2 की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा और इससे ये 0 कट जाएगी। अब इसमें हम 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 8 सिंह 48 और 8 पंजे 40 और 4 44, 48 देखिए एक ही ऑप्शन में है आपका, 6048 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। XYZ इन्वेस्ट रुपीज़ इतने इतने और इतने, यानी 20,000 30,000 और 50,000 के 50,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किए। अगर प्रॉफिट इतना है तो वाई का शेयर क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया जाता है
उसी रेशो में प्रॉफिट का बंटवारा होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए 4 जीरो है, हम इसी में काट देते हैं, हमारा टाइम यहाँ पर बच जाएगा। तो ये किस रेशो में इन्होंने इन्वेस्ट किया, 2:3:5। तो वाई का रेशो क्या है, 3 है। टोटल रेशो कितना है, 5 2 7 3 10 है, तो 3/10। और टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, 40,000 का। तो 40,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। आंसर आपका आ जाएगा कितना, 12,000 रुपये। 12,000 वाई का शेयर जो है प्रॉफिट में वो 12,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। अ पर्सन ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। पर्सन ए जो है वो 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। पर्सन बी 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। पर्सन बी 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर ए और बी दोनों टुगेदर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। सबसे पहला काम हमारा एलसीएम, तो 9 दूनी 18 एलसीएम आ जाएगा। 6 3 18, 9 दूनी 18। इसका मतलब हुआ कि 6 की जो कैपेसिटी, सॉरी ए की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर 3 यूनिट पर डे है, और बी की जो कैपेसिटी है वो 2 यूनिट पर डे है। टोटल काम जो है वो आपका 18 है। दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में आपके कितना, 5 काम कर लेते हैं। तो 5 से जब भी डिवाइड करना हो तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ईजी हो जाएगा। 18 दूनी 36, और नीचे आपका 10 है तो 1 पॉइंट लगा देते हैं हम 10 को हटाने के लिए। तो 3.6 आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है। अगर आप 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन 18 में आप 2 की मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, और फिर 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि नीचे आपका 10 बन जाता है। तो 3.6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। ए इन्वेस्ट 40,000 in a business. After 3 months, he had 20,000. After another 3 months, he withdraw 10,000. B invest 50,000 for the whole year. If the total profit at the end of the year is 24,000, what is A's share of the profit? ठीक है, तो इसने क्या है कि दो लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। ए 40,000 लगाता है, ठीक है, 40,000। ए ने 40,000 इन्वेस्ट किए, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए, उसके बाद 3 महीने के बाद उसने 20,000 ऐड कर दिए। तो 40,000 पहले थे, 20,000 ऐड कर दिए, तो कितने हो गए, 60,000 हो गए। अब 60,000 कितने महीने तक ऐड करे इसने, 3 महीने तक। 60,000 भी क्या है, 3 महीने तक चलते रहे। उसके बाद उसने क्या कहा कि उसने 10,000 निकाल लिए 3 महीने के बाद, तो कितने बचे, 50,000। अब देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो बाकी जो 50,000 थे वो उसने 6 महीने तक यहाँ पर इन्वेस्ट किए। उसके अलावा दूसरी बात इसने क्या बोली है, दूसरी बात इसने बोली है कि बी जो है उसने 50,000 इन्वेस्ट किए थे, और वो पूरे के पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। ठीक है, पूरे के पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। तो आप इनको अब यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि आपके कितने बनते हैं। तो देखिए, इजीली आपको अगर इसको, इसने कहा, देखिए क्या है, इसको सीधा सीधा ही हम एक बार करते हैं कि 40,000 रुपये उसने 3 महीने के लिए, तो 40,000 हम 3 महीने की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1,20,000 होता है। ठीक है, 1,20,000। फिर उसने 3 महीने के लिए 20,000 और ऐड कर लिए, तो 60,000 हुए। तो 60,000 में हम 3 महीने तक, तो इसका मतलब 1,80,000 हो गए, 1,80,000 हुए। उसके बाद इसने 10,000 निकाल लिया, यानी 50,000 बचे, तो 50,000 उसने बाकी के 6 महीने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, यानी कि 3 लाख रुपये आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो 1,20,000, 1,80,000 और 3 लाख रुपये, तो ये टोटल आपका 6 लाख रुपये हो गए। 6 लाख रुपये आपके यहाँ पर हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें बी की, तो बी ने 50,000 जमा किए थे 12 महीने के लिए, तो 12 पंजे 60, तो ये भी आपके 6 लाख रुपए यहाँ पर बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कट जाएगा, 1:1 के रेशो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो इसी रेशो में इनका जो प्रॉफिट है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 1:1 का मतलब होता है यानी कि आधा आधा हो जाएगा। कैसे, देखिए, एक और टोटल है 2 और 24,000, तो 12,000 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए का लाभ में हिस्सा 12,000 और बी का भी 12,000 ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि पीछे जो भी सॉल्व किया उसमें क्या गड़बड़ हुई, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। देखिए, एसपी ऑफ 60, ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत ईजी तरीका, एसपी ऑफ 60 इक्वल किसके है, सीपी ऑफ 50। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू दी परचेज प्राइस को आप कॉस्ट प्राइस ही कहते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 को हम यहाँ पर पहले ही काट सकते हैं। तो सीपी और एसपी का हम यहाँ पर अगर रेशो निकाल ले तो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एसपी डिवाइडेड बाई सीपी क्या हो जाएगा आपका, 5/6, यानी कि 6 की चीज़ थी वो आपकी 5 में यहाँ पर बिकी है। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस हुआ है, तो गेन वाले तो ऑप्शन हम यहाँ पर पहले ही काट देंगे। तो कितने का लॉस हुआ है, देखिए 6 की चीज़ थी, 5 में बिकी, यानी 1 का लॉस हुआ, कितने पर, 6 पर। 6 पर अगर हुआ है
तो इंटू में 100 तो आपका कितना आ जाएगा 16 छक्कम 96, 16 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 16 सही 2/3, ये आपको क्या लिखा है 16 फ्रैक्शन 23 जो लिखा है इसका मतलब है 16 2/3% का लॉस इसको हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब आते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन, इसके भी हमको 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर आपको क्या है, इन द गिवन सेंटेंस व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंसेड। अच्छा, ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये एक मतलब मीनिंगफुल पैराग्राफ बना देंगे जब आप उनको एक सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन ये जो सेंटेंसेस हैं ABCD इनको आपको एक सही ऑर्डर में अरेंज करना है। ए 1 और 6 जो है वो आपके एकदम सही जगह पर दिए हुए हैं, बीच वालों को ही आपको अरेंज करना है। तो द इन्वेंशन प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड अराउंड 3000 ईयर्स अगो। ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर का इन्वेंशन की स्टार्टिंग हुई थी वो 3000 साल पहले हुई थी। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एंटर्ड इन डायल बट इट कुड ओनली ऐड। तो देखिए यहाँ पर तो हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ इसके बाद ये आएगा। तो कौन सा कंप्यूटर बनाता, कहीं ना कहीं पहले ये बात होनी चाहिए थी। तो ए से तो आपका आंसर स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद देखें अगर हम बी ऑप्शन, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन 1642 बाय ब्लेज पास्कल। तो कहीं ना कहीं देखिए इसने कहा है कि 3000 पहले, लगभग 3000 साल पहले जो है कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। और तो इसके बाद यही डेफिनेटली बात आएगी कि जब पहला जो कंप्यूटर था वो इतने में बना था। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर होगी कि जो हमारा सेंटेंस है वो आपका बी से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब आंसर आपका या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पर अब आपको फिर से ऑप्शन देखना है। अब ऑप्शन देखकर आप ये बता देंगे कि बी के बाद डेफिनेटली ए ही आपका आएगा, बी के बाद ए ही आएगा। अब सी और डी में से कौन सा पहले आएगा बस आपको ये फाइंड करना है। तो सी पहले आएगा या डी पहले आएगा, एक बार पढ़कर देखते हैं। द मैन टू क्रेडिट फॉर दिस इन्वेंशन इज गॉटफ्रीड गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लिबनिज। देखिए ये नाम है जिसने इन्वेंट किया था। कौन सा वाला इन्वेंट किया था? अब डी एक बार पढ़ लेते हैं। However, in 1671, a computer was invented that was eventually built in 1694. ये कह रहा है कि उससे पहले 1671 में एक कंप्यूटर को क्या है इन्वेंट कर लिया गया था जो इवेंचुअली 1694 में बना था। और द मैन टू क्रेडिट फॉर दिस इन्वेंशन इज गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लीबनिज। उसका जो श्रेय जाता है वो इनको जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि ए के बाद जो आएगा वो आपका डी आएगा। इसने बताया कि जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है वो 1642 में बना, लेकिन 1671 में पहले ही एक कंप्यूटर बन चुका था। ठीक है, however in 1671 a computer was invented that was eventually built in 1694। तो यही क्या है आपका बी ए के बाद डी आ जाएगा, उसके बाद सी। तो ऑप्शन नंबर बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द साइंटिस्ट वाज सो एंग्रोस्ड डैश हिज रिसर्च दैट ही बेयरली नोटिस द टाइम पासिंग। एट आएगा, अंडर आएगा, इन आएगा या ऑन आएगा। देखिए एंग्रोस्ड के बाद क्या आता है आपका इन आता है। ठीक है, ये कुछ फिक्स प्रोपोजिशन होती है, ये आपको याद ही रखनी होंगी। एंग्रोस्ड के बाद आपका इन आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अपना पूरा अटेंशन किसी को दे देना। ठीक है, टू गिव ऑल योर अटेंशन टू इट, किसी चीज़ को अपनी पूरी अटेंशन देना। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि द साइंटिस्ट वाज सो एंग्रोस्ड इन, पूरी अटेंशन के साथ, इन हिज रिसर्च, अपनी रिसर्च में वो पूरी अटेंशन दे रहा था, दैट ही बेयरली नोटिस द टाइम पासिंग। वो बहुत ही कम चांसेस में देखा गया टाइम को पास करते हुए, क्योंकि वो पूरी तरह से डेडिकेटेड था अपनी रिसर्च के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड रिप्लेस द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो हाईलाइटेड या अंडरलाइंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोफेसर डिसमिस्ड द आर्ग्यूमेंट एज लैकिंग सीरियसनेस एंड केयरफुल थॉट, अनवर्दी ऑफ स्कॉलरली डिबेट। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव, फ्रीवोलस, पेडेंटिक या फिर स्पेशियस। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लैकिंग सीरियसनेस एंड केयरफुल थॉट, मतलब जो सीरियस ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रीवोलस। तो यहाँ पर इसको जो रिप्लेस कर देगा फ्रीवोलस कर देगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव की अगर बात करें तो डेरिवेटिव आपका क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है इमिटेटिव ऑफ अनदर पर्सन्स वर्क, किसी और के वर्क को कॉपी करना। ठीक है। पेडेंटिक की अगर हम बात करें तो पेडेंटिक होता है एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स, जो छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर क्या है बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। स्पेशियस की अगर हम बात करें, द आर्गुमेंट दैट लुक करेक्ट और अट्रैक्टिव ऑन दी सरफेस बट इज एक्चुअली रॉन्ग और फॉल्स, मतलब देखने में या सुनने में आपको लगे यार ये बहुत अच्छी है, मतलब ये जेन्युइन ही होगी बात, लेकिन वो नहीं होती है, उसको कहते हैं स्पेशियस। तो यहाँ पर इसके लिए
हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, फ्रीवोलस। लैकिंग सीरियसनेस, जहाँ पर सीरियसनेस नहीं होती है या सीरियसनेस की कमी होती है उसको फ्रीवोलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। शी ड्रीम्स ऑफ विजिटिंग डैश एफिल टावर डे ऑन वन डे। तो शी ड्रीम्स, उसकी ड्रीम है एफिल टावर को विजिट करना। तो क्या आएगा आर्टिकल, ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा या फिर ए आएगा, या कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं होगा। देखिए एफिल टावर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक फेमस मोन्यूमेंट्स है, और हमने आपको बताया था कि फेमस मोन्यूमेंट से पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, क्योंकि एफिल टावर स्पेसिफिक है अपने आप में, ठीक है, और एक ही एफिल टावर है, उसके अलावा कोई एफिल टावर नहीं है, तो दा आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ एडवर्ब्स। पेयर ऑफ एडवर्ब्स आपको यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट करना है। द रिसर्चर रिस्पॉन्डेड डैश टू द क्रिटिसिज्म येट डिफेंडेड द मेथोडोलॉजी डैश। यहाँ पर क्या आएगा, डिफिडेंटली, ग्रेजुअली, गार्डेडली, या फिर पर फंक्शनली, या फिर फ्लिपेंटली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिफिडेंटली, एम्बीवेलेंटली, रिसोल्यूटली, टेंटेटिवली, या फिर इक्विवोकली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि लीविंग द पैनल अनसर्टेन वेदर द कंसेशन वाज स्ट्रेटेजिक और सिंसियर। द रिसर्चर रिस्पॉन्डेड, तो रिसर्चर ने कैसा रिस्पॉन्ड किया ये हमें बताना है। तो रिसर्चर ने रिस्पॉन्ड दिया था क्रिटिसिज्म का, किसका, टू द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म हो रहा था उसका जो रिस्पॉन्ड दिया तो वो किस तरह से दिया, तो वो उसने डिफिडेंटली, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर होगा। येट डिफेंडेड द मेथोडोलॉजी एम्बीवेलेंटली, लीविंग द पैनल अनसर्टेन वेदर द कंसेशन वाज स्ट्रेटेजिक और सिंसियर। तो देखिए जो पैनल था वो यहाँ पर क्या था, अनसर्टेन था, उसको क्लियरिटी नहीं हुई, इसका मतलब उसने जो रिस्पॉन्ड किया वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में किया। अगर वो कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड करता तो फिर जो पैनल है वो कंसेशन में नहीं होता, ठीक है, अनसर्टेन नहीं होता, वो यहाँ पर क्लियर हो जाता। तो डिफिडेंटली और एम्बीवेलेंटली आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। एम्बीवेलेंटली का मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, यानी कि ये एकदम क्लियर फीलिंग नहीं होना, कि जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे और आप कंफ्यूज कर दें तो वो फिर सोचेंगे कि आपको जॉब पे रखना है या नहीं रखना है। तो कुछ ऐसा ही एम्बीवेलेंटली उसको पैनल जो है वो यहाँ पर क्या था, अनसर्टेन था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रोवर्ब टू रिप्लेस द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द सेंटेंस। शी केप्ट वरिंग अबाउट प्रॉब्लम दैट ही हैड नॉट येट अकर्ड, देयरबाय थिंकिंग अहेड अननेसेसरली एंड क्रिएटिंग एंजाइटी। तो इसका मतलब क्या है, थिंकिंग अहेड अननेसेसरली एंड क्रिएटिंग एंजाइटी, मतलब किसी काम के होने से पहले ही ज़्यादा सोचना, फालतू की बातें सोचना और अपने माइंड में एंजाइटी क्रिएट करना। तो बीटिंग अराउंड द बश तो नहीं होता है, इसका मतलब तो होता है किसी मतलब पॉइंट, जो बात हो रही है उस पॉइंट पर बात न करके घुमा फिरा के, बीट अराउंड द बश को कहते हैं, घुमा फिरा के बात करना फालतू में, ठीक है, तो इसको तो नहीं कहेंगे। दूसरा है आपका क्रॉसिंग द ब्रिज बिफोर कमिंग टू इट, यानी कि मान लीजिए ब्रिज यहाँ है, आप कहीं जा रहे हैं, ब्रिज आने से पहले ही आपने क्रॉस कर लिया उसको, मतलब फालतू की बात आप पहले ही सोचने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये कह रहा है ना कि क्रॉसिंग द ब्रिज बिफोर कमिंग, बिफोर ब्रिज आया नहीं कि पहले आपने उसको क्रॉस कर लिया। स्पिलिंग द बीन्स ये भी नहीं होगा। बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स ये भी हम बता चुके हैं कि ये भी आंसर आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। ऑब्सीक्यूअस, ऑब्सीक्यूअस का मतलब यहाँ पर क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। द रिव्यूअर डिस्क्राइब द ऑथर्स टोन एज ऑब्सीक्यूअस, नोटिंग दैट इट वीकेंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर ऑब्सीक्यूअस की, तो ये होता है बीइंग एक्सेसिवली ओबीडियंट, बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी दिखाना, एक्सेसिवली ओबीडियंट, ठीक है। तो इसका हमको एंटोनिम बताना है, तो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होना, यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिसोबीडियंस होना, अनाज्ञाकारी होना। तो सब सर्विएंट होगा क्या, सब सर्विएंट तो क्या होता है, सब सर्विएंट का मतलब आपका वही होता है क्या, ओबीडेंट होना ही होता है। कंप्लायंट का मतलब ये होता है और फॉनिंग का मतलब ये होता है। यहाँ पर जो अपोजिट हो जाएगा वो जाएगा आपका डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब होता है शोइंग ओपन डिसोबीडियंस, मतलब खुली तरीके से अनाज्ञाकारी होना, किसी की बात को नहीं मानना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है कि कौन सा है। द पॉलिसी वॉज criticized as anachronistic, yet its continued implementation was justifiable due to administrative inertia। तो inertia की स्पेलिंग देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये हाईलाइटेड है, तो inertia की स्पेलिंग में डबल ए नहीं आता है,
यही आपका क्या है यहाँ पर मिस स्पेल्ड दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ सिंगल ए आता है, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट दी करेक्ट एंटोनिम। यहाँ पर भी एंटोनिम बताना है आपको कैप्रिशियस का। तो कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? कैप्रिशियस का मतलब अगर आप बात करें तो फिकल, फिकल कहते हैं। फिकल या फिर आप कह सकते हैं आर्बिट्रेरी, जो थोड़ा सन की टाइप के लोग होते हैं, जैसे सन की टाइप, उसको कहते हैं कैप्रिशियस या सन की। तो इसका हमें यहाँ पर क्या है एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताएं। तो फिकल, फिकल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, विम्सिकल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, और आर्बिट्रेरी भी इसका क्या है सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड दिया है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट या अनवेवरिंग, मतलब अपनी चीज़ों से ना हटना बिल्कुल भी, ठीक है, कॉन्स्टेंट रहना। तो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। द रिसर्चर्स आर्ग्यूमेंट वाज स्ट्रेंथन बाय दी कोरोबोरेटिव। देखिए कोरोबोरेटिव ही आपका यहाँ पर मिस स्पेल्ड है, देख कर भी आपको लग रहा होगा। क्या कमी है इसमें, बस आपको ये ढूंढना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब वर्ड्स को कई बार पढ़ चुके होते हैं, तो हमें चाहे ये पता ना लगे कि इसमें कमी क्या है, लेकिन ये पता लग जाता है कि कमी इसी में है। तो देखिए कोरोबोरेटिव है, आपको अगर ये ना लग रहा हो कि इसमें कमी क्या है, ये ना पहचान पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा कि इस क्वेश्चन में, इस वर्ड में कहीं ना कहीं गलती है। तो कोरोबोरेटिव में क्या आता है, आपका जो आर है, आर जो है वो आपका 2 बार आता है, ठीक है। यहाँ पर जो आर है CORRO ये आता है, यहाँ पर सिंगल आर दिया हुआ है, तो यही इसमें मिस्टेक थी। तो बाकी इंडिपेंडेंट आर्गूमेंट और रिसर्चर एकदम यहाँ पर करेक्ट है, करेक्ट स्पेलिंग है इनकी। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आप अगर कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपका आता है एग्जाम में, तो फिर आपको वो नया नहीं लगेगा। और एग्जाम में क्या होता है कि जो भी ऑप्शन आपको सबसे पहले माइंड में आए, उसी को आपको टिक कर देना चाहिए, क्योंकि वही उसका आंसर 99% केसेस में होता ही है, ठीक है। क्योंकि आपको माइंड पहली बार में बता दे, अब जब ऑप्शन को आप कई बार पढ़ लेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो ऑप्शन आप फर्स्ट टाइम आपके माइंड में आया है, उसी को आप टिक कर दें। अगर आपको रिस्क लेना है तो, अगर रिस्क नहीं लेना है और आपके क्वेश्चन पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे ठीक हो चुके हैं, तो फिर आप रिस्क ना लें और ऐसे क्वेश्चन को टिक ना करें जो आपको नहीं आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि DSSB के एग्ज़ाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग तो आपकी होती ही है। तो अगर गलत हो गया तो फिर वो आपको जो सही है उसका भी 1/4 मार्क्स यहाँ पर काट देगा। इसलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका हिंदी भाषा, और ये आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सेक्शन है। इसके 10 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने हैं। पहला देखते हैं, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। जोड़ तोड़ करना, ठीक है, जोड़ तोड़ करना, शोकाकुल होना, 2 नावों पर पैर रखना, उपाय करना या फिर भाग्य का चक्कर। तो जोड़ तोड़ करना, जोड़ तोड़ करने का मतलब है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए जब हम इधर उधर से चीज़ों को जोड़ना तोड़ना शुरू करते हैं, उसको आप कह सकते हैं। तो यानी कि कोई उपाय करना, किसी उपाय से अपने आप को सही साबित करना, या कहते हैं ना कि किसी तरह से किसी चीज़ के लिए जुगाड़ करना। एक देशी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ऐसे नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हम इसका कर ही लेंगे। तो उपाय करना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दिए गए वाक्यांश के खंडों को अव्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, सही क्रम आपको बताना है। हद तक सुरक्षित कामगारों, तो देखिए यहाँ से कुछ भी हमें क्या है नहीं पता चल रहा है, तो ए से तो आपका आंसर स्टार्ट नहीं होने का। चीन जैसी अर्थव्यवस्था की क्षमता को जाता है सफलता का श्रेय। तो देखिए एक चीज़ है कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया है, तो बी से हमारा आंसर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बस हमें यही देखना है कि बी से आपके कितने ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, एकमात्र ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप पढ़कर भी देखेंगे तो चीन जैसी अर्थव्यवस्था की सफलता का श्रेय काफ़ी हद तक सुशिक्षित कामगारों की क्षमता को जाता है। सीधा सीधा यही आपका हो जाएगा, जिसमें कोई भी कमी यहाँ पर नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का चयन करना है। कितना भी कर लो तुम्हारा भूत तुम्हारे डैश को प्रभावित अवश्य करेगा। अच्छा, भूत हो कहते हैं पास्ट को, कि तुम्हारा जो पास्ट है वो तुम्हारे फ्यूचर को प्रभावित करता ही करता है। ठीक, कहते हैं ना कि तुम्हारा जो भूत है वो किसको, भविष्य को प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि करेगा आ रहा है तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, भविष्य यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। पास्ट का जो आपका अपोजिट हो जाएगा वो फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, यानी कि भूत का भविष्य। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है। ऊंचे से नीचे का क्रम, ऊंचे से नीचे को क्या कहते हैं, अनुलोम कहते हैं, अजर कहते हैं, अक्षरशः कहते हैं, अभीष्ट कहते हैं।
अजर तो कहते हैं, जर कहते हैं बूढ़े को, और अजर कहते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो उसको। तो यहाँ पर अक्षरशः है, मतलब अक्षर टू अक्षर, वर्ड टू वर्ड कहते हैं ना, वर्ड टू वर्ड कॉपी, उसको कहते हैं अक्षरशः। अभीष्ट, अभीष्ट मतलब अभीष्ट का मतलब भी आपका क्या है, सिंपली जो अभीष्ट, अभीष्ट मतलब जिसकी इच्छा की गई हो, ठीक है, जिसकी इच्छा की गई हो उसको अभीष्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर ऊंचे से नीचे का क्रम हो जाएगा आपका अनुलोम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुलोम। और अगर कहे कि नीचे से ऊपर का क्रम तो उसको कहते हैं विलोम, अनुलोम विलोम। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। देखिए तोला और माशा ये दोनों ही आपकी यूनिट होते हैं, ठीक है, मतलब ये तोलने की यूनिट होती है। तोला तो आज भी क्या है आपका, सोने को तोलने में हम यूज़ करते हैं, एक तोला, 2 तोला, 3 तोला। आपने देखा भी होगा कि जो गोल्ड है उसको हम तोले में ही मापते हैं, किलो में कोई सोना नहीं खरीदता है आजकल। बड़े बड़े अगर बिजनेसमैन को छोड़ दें, और वो भी 2-4 सेलेक्टिव ही हैं, तो सब लोग तोले में ही खरीदते हैं। इतना बड़ा कोई यहाँ पर नहीं है जो किलो में या धड़ी में या कुंटल में सोने को खरीदेगा। तो तोला एक आपकी यूनिट होती है, और माशा जो है एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है, तोले से भी बहुत ज़्यादा छोटी। तो कहने का मतलब है कि घड़ी में तोला घड़ी में माशा, यानी कि स्थिति का बहुत जल्दी जल्दी चेंज होना। इसका मतलब यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है। तो न होने पर ढोंग करना, ये नहीं होगा। जैसा दोगे वैसा पाओगे, ये भी नहीं होगा। धीरज से काम करो, ये भी नहीं होगा। चंचल मन वाला, चंचल मन वाला जो बच्चा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो क्या है, एक घड़ी यहाँ दूसरी घड़ी यहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, ऐसे ही वो घूमता रहता है, ठीक है। तो चंचल मन वाला इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 आपका ये रहा, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित क्रिया से करें। जब सूरज डूबने वाला था उसकी बहन ने जल्दी से अपने कमरे की सारी खिड़कियाँ बंद की, बंद की या बंद कर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, पहला वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, उसने सारी खिड़कियाँ बंद की। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका, रिक्त स्थान उचित शब्द का चुनाव कीजिए। उसने मुझे आज खाने पर डैश, बुलाकर है, बुलाया है, कढ़ाई है, करवाई है। तो बुलाया है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने ये रहा, उचित शाक्यता संबोधक संयुक्त क्रिया द्वारा वाक्य पूर्ण करना है। अगर आज तुम्हारा मन प्रसन्न है तो हम कोई फिल्म देखने चलेंगे, देखने जा सकते हैं, देखेंगे या फिर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए शाक्यता संबोधक जिसमें संभावना हो उसको कहते हैं। तो संभावना किस में आपको दिख रही है कि अगर आज तुम्हारा मन प्रसन्न है तो हम कोई फिल्म देखने चलेंगे, देखने जा सकते हैं, देखेंगे या देख लेंगे। तो संभावना किस में है, जा सकने में संभावना दिख रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। रिक्त स्थान उचित शब्द का चुनाव करना है। रिक्त स्थान में तुम्हारे पास डैश पैसे शेष हैं, चौथ की वसूली, वेतन आने पर कितने। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुम्हारे पास कितने पैसे शेष हैं। प्रश्न नंबर 10 और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और हिंदी का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द के लिए विकल्पों में से उचित पर्यायवाची शब्द का हमें क्या है, चुनाव करना है। सुगृहिणी अपने घर को सदा साफ सुथरा रखती है। तो यहाँ पर रेखांकित क्या है, रेखांकित यहाँ पर सुगृहिणी तो नहीं होगा, अपने घर, हाँ यहाँ पर जो रेखांकित है वो है आपका घर। घर का आपको पर्यायवाची यहाँ पर बताना है। तो प्रासाद, प्रासाद की अगर बात करें तो प्रासाद कहते हैं महल को, ठीक है, तो ये घर में तो नहीं आएगा। आश्रम भी नहीं होगा। साकेत भी, सदन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सदन हो गया, आलय हो गया, ठीक है, ये आपके क्या है, घर के पर्यायवाची होते हैं। या गृह हो गया, वो आपका यहाँ पर इसका पर्यायवाची होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो घर का यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा, सदन। दोस्तों इस तरह से हिंदी के 10 प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट के सभी 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इन वीडियोस को अपने ग्रुप्स में, जो टेलीग्राम ग्रुप्स हो जहाँ पर बच्चे DSSB की तैयारी करते हो, चाहे वो टीचिंग वाले हों चाहे नॉन टीचिंग वाले हों, क्योंकि आप जानते हैं कि जनरल पेपर तो सब में ही DSSB के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जितने भी एग्ज़ाम्स पेपर प्रैक्टिस सेट लाएंगे उनमें सभी में आपके जो 2026 में पेपर हुए हैं
उन्हीं के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ये जो था ये आपका टीजीटी स्पेशल एजुकेशन 14 मार्च 2026 को पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन यहाँ पर थे जिनका एक्सप्लेनेशन हमने आपको यहाँ पर दे दिया है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।